नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एसके सिंह। एग्री ज्ञान एसके यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है एक नए विषय के साथ। विषय है पुराने बाग, आम, अमरूद, लीची, आंवला कि पुराने बाग को रिजुविनेट कैसे करें, जीर्णोद्धार कैसे करें। अगर आपके बाग पुराने हो गए हैं, उत्पादन नहीं आ रहा है, तो उसमें पुनः कैसे उत्पादन योग्य बनाएं, इस विषय पर आज बात करते हैं। पुराने बाग होते क्या है, या कह सकते हैं ना अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड होते क्या है। सामान्य तौर पर देखिए, फोटो देख लीजिए, ये आम का एक कोटद्वार का ये आम का जो है बाग है। पुराने बाग सामान्य तौर पर देखेंगे तो उनकी 50 से 60 साल की उम्र हो जाती है। बहुत हाइट 30-35 फीट हाइट हो जाती है। इनमें जो थोड़ी बहुत भी जो ग्रोथ बचती है वो एकदम ऊपर आती है। तो क्या हो गया, अगर 30 फीट 35 फीट हाइट पर फल लग भी रहा है थोड़ा बहुत, तो हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है। उस पर आप जो कल्चरल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज हैं, आप उस पर स्प्रेइंग नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और ग्रोथ इतनी कम आती है, और वो भी सबसे ऊपर। तो जब ग्रोथ नहीं आएगी तो आपको पता है कि आम को फ्रूटिंग के लिए नई ग्रोथ चाहिए, जिस पर 6 महीना पुरानी जो नई ग्रोथ होती है उसी पर फल आते हैं। तो नई ग्रोथ नहीं हुआ तो फ्रूटिंग नहीं होगा। ऐसे बागों में कीड़े और बीमारियों का इन्फेस्टेशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आती है, तो खासतौर पर हापर वगैरह के तो बहुत ज्यादा संक्रमण होता है। अगर ऐसे बागों के भीतर आप जाएं और मार्च अप्रैल का समय हो, तो आप देखेंगे ऐसा हापर की आवाज सुनाई दे। उत्पादन की बात तो कहिए कि आधे से भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं कि रिजुविनेशन है क्या। तो रिजुविनेशन है जो पुराने अनुत्पादक बाग है, अनप्रोडक्टिव अनपरफॉर्मिंग बाग है, उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसके हेल्थ को, उसके लॉन्गेविटी को पुनः रिस्टोर करने की प्रक्रिया, पुनः रिस्टोर करने की टेक्निक, उसको कहते हैं रिजुविनेशन या जीर्णोद्धार। आज हम आम के बाग की जीर्णोद्धार के पर्टिकुलरली उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे करें। पहला स्टेप है प्रूनिंग। इसमें बहुत हैवी प्रूनिंग होती है, बहुत मतलब इतनी हैवी काट छांट होती है कि एक तरह से नए टहनियां सारी आती हैं। तो कब करना चाहिए प्रूनिंग? प्रूनिंग करना है हमें दिसंबर के महीने में। ऐसे जनवरी आप फर्स्ट वीक तक भी कर सकते हैं अगर टेम्परेचर डाउन है तो आपको दिसंबर के महीने में आप अपने पुराने बाग को देखिए, और जो मेन पेड़ है देखिए उसमें से 4 से 5 हर दिशा में कोशिश करिए कि जो मेन ब्रांच है वो उसको सेलेक्ट करिए जो बाहर की तरफ ग्रो कर रही है। अंदर की तरफ कोई ब्रांच ग्रो किया, बिल्कुल उसको ओरिजिन से निकालिए, और बाहर की तरफ की 4-5 ब्रांच को छांटिए, और उस ब्रांच को जमीन से लगभग 3 से 5 मीटर, जैसी आपकी ब्रांच की ओरिजिन हो, 3 से 5 मीटर पर जो चाक होता है, जो बच्चों को आप पढ़ाने के लिए चाक यूज करते हैं, चाक से जहां पर कट मारना उसे चारों तरफ से देखिए, इस फोटोग्राफ में देखिए, इसको निशान लगा दीजिए। ऐसा कर देने से क्या होगा, आपकी जो प्रूनिंग है, चाहे आप मैनुअल आरी चलाएं या बेटर है कि आप उसमें पावर शॉ चलाएं, तो आसान होगा। अदरवाइज तिरछी मिर्ची कटिंग हो जाएगी और फिर आपको प्रॉपर कटिंग नहीं होगी। तो जब आप निशान लगा लिए, क्या करना, पहले 1 इंच 2 इंच 3 इंच नीचे से आप आरी चलाइए, अब देन ऊपर से काट कर लाकर उसके बराबर लाइए। ऐसा करने क्यों करते हैं, अगर आप नीचे से पहले कट नहीं माना है, सीधे ऊपर से आपने ब्रांच को, मोटी ब्रांच को, टहनी को काटने लगेंगे, तो लास्ट में जब 2 इंच 3 इंच रह जाएगा तो पूरी टहनी की वजन पड़ने के कारण पूरी टहनियां फट सकती है। तो इस फटन से बचने के लिए, इस क्रैकिंग से बचने के लिए आप नीचे से कट करिए, और नीचे से पूरी कभी टहनी काटने की कोशिश मत करिए, वरना जब लास्ट के 2-3 इंच रह जाएगा तो आपका ब्लेड उसमें फंस जाएगा और आपको चोट भी लग सकती है। तो बेटर है कि पहले नीचे देन ऊपर से फुल कट करिए। काट करते वक्त देखिए, इसमें पूरी टीम जो है, ये भी कोटद्वार का फोटोग्राफ है, पूरी टीम जो पावर प्रूनर है उससे प्रूनिंग कर रही है, और इस तरह से अच्छी प्रकार से फोटोग्राफ की अच्छी तरह प्लेन कटिंग आनी चाहिए। नहीं हो कि आप कुल्हाड़ी लेकर काट रहे हैं तो बर्बाद हो जाएगी बाग आपकी। मैंने पहले भी कहा कि जितने डिजीज हैं, सूखी हुई हैं, बीमारी ग्रसित है, उनको तो ओरिजिन से बाहर निकालिए, और बिल्कुल जब बाहर निकालने के बाद जो कट सरफेस है, जितने भी कट सरफेस है, सारे कट सरफेस पर क्या लगाना है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक पेस्ट बना लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा, ताकि मरहम जैसे होता है, एंटीमेंट जैसे लगा लीजिए, या आप चौबटिया पेस्ट यूज कर। चौबटिया पेस्ट क्या है, चौबटिया पेस्ट खुद भी बना सकते हैं। कॉपर कार्बोनेट एक हिस्सा ले लीजिए, रेड लेड सिंदूर जिसको कहते हैं, और 1.25 हिस्सा लिनसीड ऑयल, अलसी का तेल, और अच्छी तरीके से किसी मिट्टी के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में, कांच के बर्तन में अच्छी तरह से मिक्स करिए, और फिर उसको पूरे घाव के ऊपर लगा दीजिए। ऐसा कर देने से इस घाव पर, अदरवाइज क्या होगा, ये जो घाव बना हुआ है, यहाँ से जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा, धीरे धीरे टहनियां कई बार सड़ने लगती है, तो इससे आप बच सकता है, और देन यहाँ से अच्छी नई ग्रोथ होगी। अब क्या होगा, जब आपने ऐसा कर दिया, तब जब मार्च अप्रैल के महीने में टेम्परेचर बढ़ेगी, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ पूरी, आप देख लीजिए फोटोग्राफ में, नई बढ़वार, प्रोफ्यूज इमरजेंस ऑफ न्यू शूट होगा,
नई सूट आएगी। अब आपका काम आता है कि जो नई सूट है, हर जो 4-5 मेन आपने टहनी छोड़ी हुई है चारों दिशाओं में, अब उसमें से हर पर जब बहुत सारी शाखा आएगी, न्यू सूट्स आएंगी, तो उन न्यू सूट्स में प्रत्येक मेन पर आप फोटो देख लीजिए, प्रत्येक मेन पर करीब 8 से 10, वो भी जो बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ जा रही हो, जिससे कि ओपन कैनोपी बन सके। आप छांट लीजिए, अंदर की तरफ आने वाली जो न्यू ग्रोथ है उसको हटा दीजिए, तो बाहर जाने वाली हो, हेल्दी हो, मोटी हो, उसको छांटिए, शेष नई जो सूट्स आई है उसको निकाल दीजिए। इस तरह से फोटोग्राफ्स आप देखिए, तो इस तरह से पूरी एक अच्छी सी कैनोपी का स्वरूप बनेगा और नई शाखा पुनः आती रहेंगी, उसको भी समय समय पर निकालते रहिए इन्हें छोड़कर। ये तो आपने दिसंबर में कटिंग करी, आपको मार्च अप्रैल में नई ग्रोथ आई, लेकिन दिसंबर से मार्च अप्रैल के बीच में भी कुछ खाली जो समय है उसमें करना है। उसमें क्या करना है, पूरे बाग को देखिए, फोटोग्राफ्स, पूरे बाग को अच्छी तरह से जुताई करिए, उसमें जो भी निराई गुड़ाई करिए, जो भी घास वीड्स है उसको हटा दीजिए, और क्या बनाना है, इरिगेशन चैनल बना लीजिए और बेसिन बनाइए। प्रत्येक जो ट्री है उसके चारों तरफ आप बेसिन बना लीजिए, इसी बेसिन के भीतर सिंचाई होगी और इसी बेसिन के भीतर आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना, फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करना है। फर्टिलाइजर कितना डालना है, आम के एक पेड़ के लिए 2.5 kg 2.5 kg यूरिया, 3 kg सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश, लगभग 1 क्विंटल गोबर की खाद। यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा को फरवरी एंड में इन्हीं थालों में डालना है। लेकिन फर्टिलाइजर डालने से पहले सुनिश्चित हो जाए कि वो जो बेसिन आपने बनाई है पेड़ के चारों तरफ, इसमें नमी हो। सूखी खेत में फर्टिलाइजर का डालने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा तो बिल्कुल नहीं है। और जो बच गया आधा यूरिया, उसको जून में डालिए, जैसे मानसून स्टार्ट होगा उस समय जून में डालिए। जो गोबर की खाद है उसको जुलाई के प्रथम सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद को डालकर अच्छी तरीके से मिला दीजिए। अब जब आपने खाद डाल लिया, सिंचाई कर लिया, अगर आपके पास सूखी घास हो, पत्तियां हो, पुआल हो, भूसा हो या ब्लैक पॉलीथीन बाजार से ला सकते हैं, तो मल्चिंग जरूर पूरे बेसिन का करिए। फोटोग्राफ को देखिए, ऐसा करने से क्या फायदा, एक तो नमी प्रॉपर मेंटेन रहेगी, खरपतवार बिल्कुल नहीं जमेगा, टेम्परेचर बहुत प्रॉपर रहेगा, और ऐसा कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है प्लांट को वो भी बढ़ जाती है, तो प्लांट भी हेल्दी रहता है, तो मैनेजमेंट कास्ट भी कम पड़ता है। और मार्च से लेकर बरसात आने तक हर 15 दिन पर क्या करिए, सिंचाई करते रहिए, क्योंकि नमी, नई ग्रोथ के लिए प्रॉपर नमी चाहिए और आपको करना होगा। अब चूंकि किसान भाई, जब आप ऐसा आप रिजुविनेशन करके पूरे बाग को काटते हैं ऊपर से, तो आपकी पूरी बाग खुल जाती है। एक तरह से देखा जाए तो कुछ सालों के लिए आर्थिक नुकसान भी दिखता है, भाई फल तो बिल्कुल नहीं आया। आपके आर्थिक नुकसान के समायोजन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो टहनी आपने काटा उसे बाजार में बेच के निकाल सकते हैं, दूसरा जो खाली जगह है, अब ओपन स्पेस है, जो ओपन इंटर स्पेस है, उसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। उसमें आप कृषि फसलें, सब्जी फसलें, दलहनी फसलें लगा सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग किस फसल का करना चाहिए, सबसे बेस्ट लेगुमिनस दलहनी फसल है। आप उर्द का करिए, मूंग का करिए, मटर का करिए, चना का करिए, मूंगफली का करिए। यदि इसका आप करते हैं तो कहा जाता है बेस्ट है, आपको इनकम का इनकम होगा, और ये नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है लेगुमिनस क्रॉप, तो प्लांट को भी एक तरह से सहयोग करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लेगुमिनस नहीं करना, तो आप गेहूं भी लगा सकते हैं, आप टमाटर लगा सकते हैं, ब्रिंजल लगा सकते हैं, पोटैटो लगा सकते हैं, कुल क्रॉप, चिलीज, ओकरा, जो आपको लगे। लेकिन क्या ना लगाएं, शुगर केन बिल्कुल ना लगाएं, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। मक्का लगाने से बचे, धान तो बिल्कुल ना लगाएं, इनके पानी के रिक्वायरमेंट आपके जो आम के पानी के रिक्वायरमेंट से बिल्कुल भिन्न होता है, तो इसको लगाने से बचे। अब बात आती है कि क्या कोई इसमें कीड़े और बीमारियों की भी समस्या है? बिल्कुल आती है। खास तौर पर अगर आपने आम का रिजुविनेशन किया है तो स्टेम बोरर की समस्या बहुत क्लियर कट दिखती है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इसमें अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो पूरे जो आपने कटिंग किया वो फेल हो सकती है, पौधे सूख सकते हैं। क्या करता है, स्टेम बोरर का जो लार्वी होता है ना, स्टेम बोरर की लार्वी जो मेन तना है या ब्रांचेज है उसमें क्या करती है, छेद बना देती है, और जो कंडक्टिव टिश्यूज है, जाइलम है, फ्लोएम है, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है।
उसको नष्ट कर देती है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो लगेगा कि लकड़ी का बुरादा जमीन पर गिरे हुए हैं। ये टहनियों के इसके कारण अगर ज्यादा इसका इन्फेस्टेशन हो गया स्टेम बोरर की, तो टहनियां सूख जाती है, पूरे पेड़ का पेड़ सूख जाता है। तो इसको आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो आपको इसको कैसे पहचाने कि आपके बाग में स्टेम बोरर लगा है, जो आपने रिजुविनेशन करने जा रहे हो उसमें स्टेम बोरर लग गया, तो आप देखेंगे अगर आपके जो मेन पौधा है, पेड़ है, उसके नीचे या उनकी टहनियों के नीचे कहीं बुरादा सा दिखे, लकड़ी का बुरादा गिरा हुआ, तो आप सावधान हो जाइए, आपको स्टेम बोरर कहीं लगा हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से, तो जरूर थोड़ा सा छेद दिखेगा। अगर उसमें किसी तार या किसी सहायता से अगर उसको साफ करें तो पूरा होल दिखेगा, और वहां से गम निकलते हुए दिखेगा, गोंद निकला हुआ है उस होल के आसपास। देखिए फोटोग्राफ में, तो ब्लैकिश है, यहाँ पर गमोसिस हो गई है, गम निकल गया है, गोंद निकल गया है। कैसे करें इसका प्रबंधन? अगर ऐसा परेशानी आ रही है तो किसान कैसे करे प्रबंधन? पहले आप जहां जहां होल दिखे उसको तार, लोहे का तार ले लीजिए, या जो साइकिल की तिल्ली होती है उसको लीजिए और होल को साफ करिए। बिल्कुल देखिए फोटोग्राफ में बड़े बड़े होल से दिख रहे हैं, पूरी जैसे लग रहा है कि अगर उंगली से थोड़ी पतला होल है, पूरा होल दिखेगा। इस होल में जो छिद्र है तने में, इस होल में क्या डालना है? आप रुई ले लीजिए, और नुआन बहुत आसान कीटनाशक है जो बाजार में इजीली उपलब्ध है, सस्ता भी है। नुआन जो कीटनाशक है उसमें रुई को गीला भिगो दीजिए, और इसी जो आपने जो तने के भीतर जो छेद साफ किया उसके अंदर रुई को तार की सहायता से, या जो साइकिल की जो स्पोक्स है उसकी सहायता से, तिल्ली की सहायता से उसके अंदर कॉटन को डाल दीजिए। बाहर से गीली मिट्टी से बंद कर दीजिए, अंदर जो लार्वी होगा वो मर जाएगा। अगर आपने ऐसे 1-2 बार कर दिया पूरे बाग में तो धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा, अन्यथा पूरे बाग में फैल जाएगा। लीफ कटिंग वीविल्स की भी कभी समस्या आती है ऐसे बागों में। देखिए अगर ये लगे कि पत्तियां जो है आपकी पूरी पत्तियां को किसी ने जैसे लगे कि कैंची से काट दिया है बीच से, तो समझिए लीफ कटिंग वीविल्स लगा हुआ है। और इसके लिए बहुत कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। कार्बोरिल या सेविल नामक 10 बाजार में उपलब्ध है। 3 ग्राम दवा ले लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल बनाइए, 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव कर दीजिए, इससे आपको कंट्रोल हो जाएगा। एंथ्रेक्नोज की समस्या भी, जब नई पत्तियां आती हैं ना, तो कहीं कहीं पर उस पर देखिए काले काले से ब्राउनिश से स्पॉट बनते हैं, ब्राउनिश से स्पॉट बनते हैं। अगर ऐसा लगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 2 स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर करिए, इससे भी कोई आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एक चीज बाग में बहुत ध्यान देने की जो न करें वो है कि अगर आपने आम के बाग को देखिए इस फोटोग्राफ से, आम के बाग में इस किसान ने जीर्णोद्धार करी और जो कटी हुई टहनियां उसी बाग में स्टोर कर दिया, रख दिया। मैंने देखा कि पहले इसमें स्टेम बोरर उन कटी टहनियों पर आता है, अब बाद में वो आपके मेन पौधे पर आता है। पूरी देखिए इनके मेन पौधों की क्या हालत हो गई है। तो कटी हुई टहनी को बिल्कुल बाग में स्टोर न करें, उसे बाग से बाहर निकाल दें, अन्यथा स्टेम बोरर का संक्रमण बढ़ेगा। अगर आपने इस तरह से पूरा प्रबंधन किया है तो मान के चलिए कि तीसरे साल आपके बाग में नई फ्लावरिंग आएगी, फ्रूटिंग आएगी, और सामान्य तौर पर 30 से 40 केजी तो फल आपको मिलने लगेगा 3rd ईयर से। जैसे जैसे नई ग्रोथ बढ़ती जाएगी, आप प्रबंधन बढ़ता जाएगा, आपका यील्ड भी ऑप्टिमम होता जाएगा। इसी तरह की जो जीर्णोद्धार तकनीक है लीची में भी की जा सकती है, लेकिन उसका अगस्त-सितंबर के महीने में कटिंग प्रूनिंग का टाइम है। गुआवा और आंवला में दिसंबर-जनवरी में करते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी इन फसलों में अलग है और आम में अलग है। आशा है कि पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो।